माँ भारती को प्रणाम करते हुए हम सबों की एकल अभियान की आराध्या माँ सरस्वती जो विद्या दायिनी हैं उनको प्रणाम करते हुए हम सबों के आराध्य सत्य सनातन की बात कल से आज तक उनकी रही है। भगवान राम आपके चरणों में अपना अभिवादन समर्पित करते हुए मंच पर आसीन हमारे बाईं ओर श्रीमान आलोक जी जो अपनी व्यस्तम समयों में से भी परिचय में आया है, जैसा आप सुने हैं, आप सरकारवाह हैं। कितने तरह के विषय रहते हैं, हम सब एक विषयों में ही व्यस्त और परेशान दिखते हैं। उन विषयों में से भी हमारे बीच समय निकाल कर आए। हमारे इस कार्यक्रम को आपने इतना महत्व दिया, इससे भी हम सब समझ सकते हैं कि आज संघ परिवार में एकल का महत्व कितना अधिक है। आपको नमन करते हुए मंच पर आसीन इस पूरे अपना जो यह संस्थान है भारत लोक शिक्षा परिषद, उसके आप चेयरमैन श्रीमान लक्ष्मी जी और उसके प्रधान रहे अभी चेयरमैन की भूमिका क्या कर धीरज दादा जी, आप सब को नमस्कार करते हुए मंच के सामने आप सब जितने भी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें हैं, मैं तो कहता हूं एकल के योद्धा। ऐसा एक एकल यूट्यूब में शुरुआत हुई थी। वास्तव में आप सब एकल के योद्धा ही हैं, परंतु इन लोगों ने हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ताओं से शुरू किया तो उसको परिवर्तित करके हमने कर्मवीर किया। परंतु आप सब उपस्थित जो समिति सदस्य हैं, नगर संगठनों के लोग हैं, वास्तव में एकल के योद्धा हैं, या कहें कि आज के समय में सत्य सनातन जो विषय है उसके योद्धा हैं। आप सबों को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम मैं एक परिचय कराना चाहता हूं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्रीमान प्रवीण पाठक जी। प्रवीण जी कहाँ हैं? आगे आ जाइए। आपकी कई विशेषताएं हैं, उसमें से एक बड़ी विशेषता यह है आप योग से एमएससी हैं, बीपीएड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपने जो कुछ ऐसे योग के करामात किए हैं कि आपका नाम राष्ट्रीय स्तर पर है। स्वयंसेवक होने के नाते बिल्कुल शालीन रहते हैं, परंतु ख्याति राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय खेलकूद में 2 बार आप, एक बार कांस्य और एक बार रजत पदक विजेता रहे हैं। और जो अभी नागपुर में एकल का खेलकूद का राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहां आपने योग शिक्षक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निभाई। और अच्छी बात यह है कि अब हम लोगों के पकड़ में आ गए हैं। अब अभी जो आरोग्य भारत नाम से एकल यूट्यूब में आप सब कल सुने हैं, एकल भारत यूट्यूब चैनल, उसमें एक अलग से कहें कि चैनल ही चलने वाला है। उसका नाम होगा एकल आरोग्य भारत। आप उसमें योग के प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निभाएंगे, तो हमारे साथ रहने वाले हैं। आप भी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इनका लाभ हम सब अपने अपने क्षेत्रों में भी, यदि कोई विशेष योग शिविर लगता हो तो इनको हम लोग बुला सकते हैं। अपने घर के सदस्य हैं, यह हम लोग का अधिकार है। कल से आज तक हम लोगों ने गहन चिंतन किया है। बहुत सारे विषय आए हैं, उन विषयों पर न जाते हुए कुछ जो विषय हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आपके सामने रखने चाहिए थे, वह मैं आपके सामने रखने वाला हूं। डॉक्टर हमेशा मीठी दवा नहीं देता। जब ऑपरेशन बाध्य हो जाता है तो फिर छुरा चाकू ही लगाता है। तो मेरे सामने दोनों चीज़ें हैं। मीठी दवाएं तो हैं ही, परंतु
अभियान को लंबे समय तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए चलना है तो हमें हमेशा मीठी दवा नहीं, हमें कुछ तिक्त औषधियों का भी अभ्यास करना चाहिए। बहुत अच्छा सज्जा व्यवस्था है यहाँ की। और कल मैं यहाँ बैठा था, हमारे अखिल जी हमसे पूछ रहे थे राम हनुमान के मिलन को देखकर। बहुत अच्छा है, पूरा एकल अभियान इसी सब विषय पर केंद्रित है, राम का हनुमान से मिलन। परंतु अखिल जी, एक मिनट दीजिए, जरा सुनिए आप भी। यह विषय उतना ही तक नहीं है राम हनुमान का मिलन तक। मैं जो देख रहा हूं, हनुमान भी राम से मिलने आ रहे हैं, आप यहां यही दिखा रहे हैं। वही कमी हो रही है। नहीं, वो पहले का अंश दिखाइए। हनुमान जी मिलने राम जी से आ रहे हैं, राम जी मिलने उनसे जा रहे हैं। आप जरा दिखा दो भाई। देखिए, ऐसी मूल चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते और उसके चलते बहुत बड़ी चीज खोती है। मैं इसकी ओर इंगित कर रहा हूं। आ रहा है क्या? राम जी से हनुमान जी मिलने नहीं आए थे। देखिए, अभी हनुमान जी भी चले आ रहे। हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं, हो गया भैया, मैं ये कह रहा हूं, राम जी गए थे हनुमान जी से मिलने। ये तो इतिहास है ना। क्यों मिलने गए थे? सीता माता का हरण हो गया था इसलिए नहीं, रास्ते में थे वो, इसलिए गए थे। वो तो वहां जाने के बाद मालूम हुआ उनको कि हनुमान जी जानते हैं। परंतु राम जी को जाना क्यों पड़ा? उनके पिताजी चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व को जीत के बैठे हुए थे। अयोध्या के सूर्य सुख संपन्नता में अस्त व्यस्त थे, जो आज नगरों में स्थिति हमारी है देश में। हमारे राजा दशरथ जैसे कल शासक थे, आज देश के शासक सब हमारे ऐसे ही है, सुख सुविधाओं में लैस है। आज का शासक डेमोक्रेसी में मंत्री संतरी यही होते हैं, तो जो मंत्री बनते हैं वो उसी में मस्त हो जाते हैं। परंतु पूरा अयोध्या साम्राज्य कहिए, पूरा भारत के जंगल भूमि पर कब्जा किसका हो गया था? ऊपर से बहुत अच्छे रौनक थे शहरों में, नगरों में, परंतु पूरे नीचे के गांव और जंगल प्रदेश पर कब्जा था रावण जैसे आताइयों का। कितने नाम लिया जाएंगे राक्षसों का? राक्षसों मतलब आज जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग गांव में हमारे कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को भरमा रहे हैं और उन्हें अपने बस में करके हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, यही राक्षस कल भी थे। विश्वामित्र जी जैसे लोग को भगवान राम को ले जाना पड़ा। जब जंगल गए हैं तब उन्हें समझ में आई है कि स्थिति कहां है, तब जाकर के ये परिस्थितियां बनी हैं कि रावण जैसे भी लोग मारे जाते हैं। परंतु स्थितियां खत्म थोड़ी ना हो गई। राम राज्य के बाद भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा और कृष्ण को भी मथुरा छोड़ के द्वारका भागना पड़ा। हम अपने कविता पाठ करने क्रम में, धर्म ग्रंथों लिखने क्रम में भाषा का विन्यास जो कर ले, सच्चाई तो यही है ना कि वह भी मथुरा को अपने कब्जे में नहीं कर पाए और मथुरा के लोग उनको सुरक्षा नहीं दे पाए और कंस के अत्याचार के कारण डर के मारे उन्हें द्वारका जाना पड़ा। तो ये समस्याएं तो बनी रहेंगी, हर युग में आया है, इसलिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। हर युग का समाधान करना पड़ता है। हमें भी यही काम करने के लिए एकल विद्यालय जोड़ा है। जुड़े नहीं है हम, जोड़ा है। माननीय अशोक जी सिंघल बोलते थे एकल ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र की दो विशेषताएं हैं, एक तो अचूक होता है, लेकिन दूसरा क्या है, यदि वह काम नहीं कर पाया तो दूसरा कोई शस्त्र नहीं था उस जमाने में जो वह काम दूसरा कर पाता, यही एकल है। आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में,
उस पर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। ये सारी समस्याओं का समाधान यदि एकल नहीं कर पाएगा, कल भी कई वक्ताओं ने बोला है, एकल के अलावा कोई गांव में नहीं दिखता, तो यदि एकल नहीं कर पाएगा, दूसरी संस्था ही नहीं है जो कर पाएगा, एजेंसी नहीं है, शेष तोड़ तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए अचूक दवा है यह, यदि समाज को निर्माण करने का, देश निर्माण करने का, इस पर विश्वास हम लोगों को करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने संगठन में लगे रहना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, आधे अधूरे मन से नहीं, हिलते डोलते मन से नहीं। जब हमको फ्री टाइम मिलेगा, समिति के लोगों ने बोला फ्री टाइमर, और कार्यकर्ता हमारे क्या होंगे, होल टाइमर। कंसेप्ट बदला गया कि नहीं भाई, फ्री का समय देने वाले लोग हमारे कोई उपयोग के नहीं हैं। उनका समय का उपयोग क्या, वो चाय पीने आएंगे, हमारे यहाँ तफरी करने आएंगे, उनका हम समय का लेकर करेंगे क्या? ऐसे लोग नहीं। हमारे यहाँ पूर्ण निष्ठा से लोग आए, जो समय उनके पास हो उतना ही दे। तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से सेवा की जाती है ना। आप जितना समय है उतने तन से दीजिए, लेकिन मन से तो 100% दीजिए, 100% दीजिए। मन से पूरा समय आपको देना पड़ेगा, तब तो एकल के आप सैनिक हैं, योद्धा हैं। अन्यथा एकल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है, एकल सही प्लेटफॉर्म नहीं है। राम जी की सेना में एक भी ऐसे सैनिक नहीं थे जो हिलते डोलते थे। हमें उसी तरह से बिल्कुल अडिग होकर के, जामवंत का जैसा पैर गड़ा था, हमें भी गड़ाने अपने अपने गांव में, हम उससे नहीं डिगेंगे। यहां जाके आपके काम बनेगा। कल से आज तक प्रवास 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 बहुत चर्चा हुई, परंतु मैं फिर उसमें भी प्याज के छिलके ही से थोड़ा निकालना चाहता हूं। कौन सा प्रवास? 3 तरह के प्रवास होते हैं हमारे संगठनों में। कार्यक्रम प्रवास, जब आप केवल गमछा लगाने जाते हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं, आप वहाँ पहुँचे, बड़े अधिकारी बन करके आपको वहाँ चादर उड़ा दिया, प्रसन्न होकर चले आए, यह कार्यक्रम प्रवास है। उस प्रवास का कोई माने मतलब नहीं, संगठन में कोई फायदा नहीं मिलता, केवल शोबाजी। दूसरा, कार्यकर्ताओं के गृह प्रवास। आप जब अपने प्रवास पे जाते हो, किसी कार्यकर्ता के घर जाओ, अरे राम जी जब गए सबरी के आश्रम में, तब तो बेर खाए, आज तक सबरी जिंदा है। किष्किंधा के उस पहाड़ पर राम जी पहुंचे, तब तो हनुमान से मिले, तब आज तक हनुमान जिंदा है। आप भी किसी कार्यकर्ता के घर जाइए, वो बेर खा के आइए, उसको प्रवास माना जाएगा। और तीसरा प्रवास क्या है? तीसरा प्रवास है संगठन प्रवास। जब एग्जैक्टली आप संगठन करने जाते हैं, कुछ समिति के लोगों से संपर्क करने जाते हैं और कुछ लोगों को खड़ा करते हैं, अपने संपर्क निकालते हैं, अपने घर परिवार संबंधों का उपयोग करके 10 लोगों को जोड़ते हैं वहां, इसको कहते हैं संगठन प्रवास। अब किस प्रवास पे आपका विश्वास है और क्या करते हैं आप, खुद अपना एनालिसिस करिए। उसके लिए परीक्षा अलग से नहीं होती। विषय है विद्यालय गुणवत्ता की, विषय है हमारे विस्तार की। आप सब जितने लोग बैठे हैं, वास्तव में प्रणम्य हैं। सारे देश के खतरे इसी क्षेत्र से हैं। अंदरूनी खतरा तो है, लेकिन बाहरी खतरा झेलने के लिए तो आप ही बैठे हैं, इसलिए आप प्रणम्य हैं, अस्तुत्य हैं, आप उस काम को संभाल रहे हैं। भारत के मैक्सिमम बॉर्डर का एरिया आप संभालते हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है वो आप संभालते हैं, जहां देश को टुकड़े करने की बात होती है, अभी भी अलगाववाद की बात जहां देश के अंदर चलती है, पंजाब जैसा क्षेत्र, वहां आप बैठे हैं। जम्मू कश्मीर से लेके, हिमाचल से लेके, राजस्थान से लेके आप आगे बढ़ जाएं, उत्तराखंड पूरा का पूरा हमारा, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र बॉर्डर का क्षेत्र ही है। हम बॉर्डर में और अधिक अपने शक्ति को लगाएं। जो संवेदनशील क्षेत्र है, आज हम सब सुनते हैं, रोज मानते हैं कि यह जो मथुरा से लेकर के जयपुर तक का भाग है, एक तरह से नूह क्षेत्र बोलते हैं, वह एरिया जो है जितना संवेदनशील है, वहाँ आप किस बात के लिए गए हैं, क्या करने गए हैं, इसको भी सोचना है। वहाँ विद्यालय की रिपोर्टिंग के लिए विद्यालय शुरू करे गए थे,
कि वहाँ संगठन करने के लिए विद्यालय शुरू करे गए थे। हमको विद्यालय की रिपोर्टिंग देखते समय यह तुलना करना पड़ेगा। हम यदि मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर जगह 30 विद्यार्थी, इतने लोग, इतने पत्रक आवे, तब उसको विद्यालय मानेंगे, तब हम काम करेंगे, तो फिर उस क्षेत्र में हम कैसे जाएंगे? कौन जाएगा? 100-100, 200 की गांव की घर की बस्तियों में एक घर या 2 घर केवल हिंदू परिवार बच गया। उन परिवारों को क्या मुस्लिम बनने देना, छोड़ देना चाहिए? क्या उनके लिए कुछ काम करना चाहिए? यदि वहां हम 2-4 परिवार ही हिंदू बचे हैं, उनके लिए यदि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, प्रकल्प चला रहे हैं, क्यों उस क्षेत्र को रिपोर्टिंग का पार्ट मान रहे हैं? वहां से क्यों आपको आनंददायक सूचना मिलनी चाहिए? क्यों आपकी कागज भर के आनी चाहिए? विचार करिए, हम किस बात के लिए कहां गए थे? डर के मारे हमारे कार्यकर्ता आपको बताते नहीं कैसी स्थिति है वहां, क्योंकि आप तो केवल गिनती करते हो ना, आप केवल गिनती करते हो इतने बच्चे आए। तो हमें उस संवेदनशील क्षेत्र के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक वहां काम करेंगे। अन्यथा हर दिन वो डिमोरलाइज रहता है। अरे भाई साहब, उसको तो तमगा मिल गया, हम तो केवल मार खा रहे हैं, हमारे यहाँ तो स्थिति है ही नहीं, वो क्या करें? इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें लगता है कि हम 2-3 भागों में अपने कार्यक्रम को, कार्यक्षेत्र को वितरित करें। एक तो आसान क्षेत्र है, वहाँ काम को कम भी कर सकते हैं यदि इतना ही हमें चलना है तो, और अधिक बड़ा क्षेत्र, आप संवेदनशील क्षेत्र को, अधिक बड़ा क्षेत्र आप अपने बॉर्डर क्षेत्र को ले जाइए। बहुत सिंपल तरीका है। आज CSR का हमारे यहाँ प्रयोग बढ़ते जा रहा है। CSR का जो डिमांड है, उस डिमांड में आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? ऐसे क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे। उस एरिया में जाइए ही मत CSR को लेके। आपके अपने लोग हैं, उन पर विश्वास करिए, उनको बता के उनके पैसे को खर्च करिए, उनको संतुष्टि मिलेगी कि मेरे विद्यालय के पैसे हिंदुओं को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे लग रहे हैं। उनको पहले बता दीजिए, वो प्रसन्न होंगे। नंदकिशोर जैसे लोग, उनको तो अच्छा लगता है हिंदुत्व को बचाने के लिए काम किया। लक्ष्मी जी का पैसे सारा यदि आता हो, ऐसे क्षेत्रों में भेजिए ना, इनको रिपोर्ट का जरूरत है। मैं कहता हूं हम ऐसे प्रयोग को करें, थोड़ी सी अपनी दृष्टिकोण को बढ़ावें, केवल टेबुलेशन पर विश्वास न रखें, हम नीचे तक का सोचें। हमें लगता है कि जो आज परिस्थिति देश में निर्माण हुआ है, हम लोगों के लिए बहुत सही समय पर हुआ है। निर्माण कहने का मतलब अभी चुनाव के जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम हम लोगों के लिए बहुत ही सही रास्ता पर जाने का एक मौका देता है। हम अपने संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमें सतत चलते रहना है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, हमें तो बने रहना है, क्योंकि हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए हम बने थे। हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है, विद्यालय अब शिक्षा के काम से आगे बढ़ा है। केवल बच्चों की पढ़ाई नहीं हम कर रहे हैं, हम पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से पूरा अभियान चला रहे हैं। हिंदुत्व जागरण का कार्यक्रम, स्वावलंबन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उनमें स्वाभिमान जगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 5 विषय बराबर मात्रा में हमारे सभी क्षेत्रों में चलते रहे, इसका भी दृष्टिकोण हमें होना चाहिए। आप सब लोग अंचल के अध्यक्ष बैठे हैं, आपके क्षेत्रों में श्रीहरि का काम चलता है, आपके क्षेत्र में आरोग्य का काम चलता है, आपके क्षेत्र में ग्राम उत्थान का काम चलता है। उसकी चिंता कौन कर रहा है? यदि आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर रहा है। आप नहीं कर रहे हो तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो भगवान भरोसे जो है हो रहा है, फिर उसमें ताकत क्यों खोजते हो? इसलिए जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। वो भगवान राम की कहानी है ना, उन्होंने एक पत्थर राम राम वाला लिख था ना, उसमें बनने वाला सेतु, सारे बंदर तो लिख रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, भगवान राम को दिया, डाला, डूब गया। पूछा कि भाई हमारा क्यों डूब गया? तो आपने तो राम राम लिखा नहीं था। तो दूसरा बोला नहीं, ऐसा केवल नहीं था। अरे जिसको भगवान छोड़ देगा वो डूब ही तो जाएगा। वही स्थिति है। आप सब अध्यक्ष लोग बैठे हैं, समिति के सर्वश्रेष्ठ लोग बैठे हैं, आप जिन विषयों को देखना छोड़ दीजिएगा वो डूब ही जाएगा। इसलिए आप किसी चीज को छोड़िए मत।
कार्यकर्ता लोग कभी कभी संकोच में, कभी कभी अपना भेद छिपाने के लिए, अपना आलस्य को, अपना काम नहीं किए हों तो उसको छिपाने के लिए आपको सही बात नहीं बताते होंगे, तो आप निश्चिंत रहेंगे? नहीं रहना चाहिए। सबसे अधिक मैं देखता हूं हर जो हमारी डीसीपी निकलती है, अच्छा पहले तो ये पूछता हूं, आप में से कितने लोग बैठे हुए हैं जो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो निर्णय बिंदु निकलते हैं उसके पत्रक छपते हैं और नीचे तक जाते हैं, ग्राम संगठन, नगर संगठन, सब स्तर पर जाता है। आप में से किस किस ने नहीं आज तक पढ़ा, वो हाथ उठाइएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन पॉइंट किसको किसको नहीं मिला? सबको मिला? नहीं समझ पा रहे हैं। राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारिणी जो हमारी एकल अभियान की है, उसके पत्रक डिसीजन बिंदु जब भी होती है 3 महीने में बैठक, अभी प्रयाग में होने वाली है 15-16 को, वो 3 महीने में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जिसको नहीं मिलता है वो हाथ खड़ा करिए। नहीं मिलने वाले, चलिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, उससे गलती हो रही है। जिसको मिलता है वो हाथ खड़ा करिए। चलिए, आधे को तो मिलता है, आधे को क्यों नहीं मिलता? अब समझ गए क्यों नहीं मिलता? कार्यकर्ता आपको नहीं बताना चाहता है क्योंकि वो पकड़ में आएगा, फिर वो अपनी कमजोरी छिपाना चाहता है। आप सजग रहिए। कार्यकर्ता भी जो हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए कि हम सब राम जी की सेना बन करके हैं, हमें 100% ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। और हम दोनों एक सिक्के के 2 पहिया हैं या एक रथ के 2 पहिया हैं। यदि समिति भी हमारी उतनी चुस्त नहीं होगी, उतनी जानकार नहीं होगी, उतनी चीज़ों को नहीं जानेगी, तो कामों को संचालन ठीक से नहीं करेगी। क्योंकि सेवावृत्ति कार्यकर्ता ट्रांसफरेबल है, हर 2 महीने पर ट्रांसफर होता है, परंतु समिति को वहीं रहना है। समाज में उसी को लोग जानते हैं, उससे हम कोई छिपा का काम नहीं कर सकते आगे। इसलिए उसको सब चीज का टीचिंग कहते हैं, एजुकेट करना। उसको एजुकेट हम सब करें, ये आवश्यक है। समिति कार्यकर्ताओं को समय कम है, उनको एजुकेट करने का दायित्व तो हम सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का है। आप सेवावर्ती कार्यकर्ता भी यहां बैठे हैं, आप सभी ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग। सबसे अधिक ट्रांसफर पोस्टिंग आप जो बैठे हैं ना, इसी क्षेत्र से होता है। समितियां डोलती रहती हैं, पता नहीं कब बदल देंगे। क्यों बदल देंगे भाई? भाई साहब हमको तो बदल देंगे वो। अरे क्यों बदल देंगे वो? या तो आप काम निष्ठा से नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आपको राजनीतिक सोच करके लाया होगा, आप उसकी संतुष्टि नहीं पा रहे होंगे। यदि एकल अभियान के विषयों से आप जुड़े हैं, आपको कोई बदल नहीं सकता। उसके लिए साफ साफ डीसीपी निकाला गया है। 2 टर्म से पहले, 2-2 साल के, 4 साल के पहले कोई किसी पद से किसी को हिला नहीं सकता। यदि किसी को हिलाना डुलाना होगा केंद्रीय कार्यकारिणी से, जब तक परमिशन नहीं मिलेगा नहीं होगा। ये सब कुछ ऐसी हैं जिसको ध्यान देंगे, हमें लगता है हमारा संगठन मजबूती की ओर बढ़ेगा। घरों में आपस में जितने भी डिस्कशन होते हैं उसको खराब नहीं मानना चाहिए। अच्छे बुरे सबका बहस होनी चाहिए, सब पर डिस्कशन होनी चाहिए। बुरी नहीं लगना चाहिए किसी को। छोटा बच्चा भी घर में कुछ बोलना चाहता हो, उसको इनवाइट करना चाहिए। परंतु यदि वार्ता ही बंद हो जाएगी तो अच्छे चीज होंगे ही नहीं। आप समय दीजिए उनको, अपनी बात कह पाएं, आप उनके साथ पहुंचिए। यह हम लोगों को आपस का ये समन्वय बैठक का यह एक निकला विषय निष्कर्ष। और अंतिम बात यह कहता हूं कि जिस प्रकार से हम सब यहाँ 24 घंटे रहे हैं, तब जाकर के हम लोग समरस हुए हैं, 24 का अधिक ही रह गए। तो हमें क्या लगता है कि अब अंचल की बैठक होती है, 1 घंटे भी हम जाके नहीं बैठते तो क्या वो सफल होगा? नहीं होगा। इसलिए हमें भी उन बैठकों में पूर्ण समय उपस्थित रहना चाहिए। और आप सबों ने एक बात और बोला है, नीचे भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, फिर मैं वही कड़ी बात बोलूंगा, सभी स्तरों पर सब कार्यक्रमों की व्यवस्था है। अंचल सम्मेलन आप करिए ना, खूब बढ़िया, नहीं करते आप। संघ सम्मेलन करिए ना, अच्छी बात, नहीं करते आप। ग्राम वार्षिकोत्सव हर वर्ष होना चाहिए, उसमें आपको जाना चाहिए, नहीं करते आप। अरे दिल्ली वाले कोई अलग हैं,
दिल्ली वाले कर दिए तो अच्छी बात हो गई, हम करेंगे तो खराब हो जाएगा। अपने अपने स्थानों पर आपसे संबंधित जो चीजें हैं उसको अवश्य करिए और कुछ चीजें यहां से नोट करके जाइए। और अंतिम आपसे निवेदन, एकल के जितने साहित्य हैं कम से कम सिस्टम से बना हुआ उसको जरूर पढ़िए। ऊपर से नीचे तक के लिए सबका सिस्टम बना हुआ है, सबों के लिए का आचार्य मार्गदर्शिका से लेके आप सब समिति के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए भी जॉब रोल यानी दायित्व मार्गदर्शिका बना हुआ है। अपने अपने दायित्वों का अध्ययन करिए, मालूम होगा कि हमें क्या क्या करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं है उसके लिए। आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए, एकल को बहुत फायदा होगा। और अंत में वास्तव में दिल्ली के सारे लोगों को धन्यवाद सब दे रहे हैं, हमें भी देना ही चाहिए। जितने अच्छे ढंग से आप लोगों ने यह सम्मेलन किया है, यह वास्तव में सबके लिए एक उत्साह भरने वाला है। हम सब उत्साह लेकर जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है हम सबों को पाथेय श्रीमान आलोक जी का मिलने वाला है। हम सब उस पाथेय को लेके अपने अपने घर जाएंगे और अवश्य ही 1 वर्ष तक हम लोग इसको लेके रहेंगे और अपने अपने कामों में गति दिखाएंगे। इतना ही निवेदन। सबको नमस्कार, जय श्री राम।